नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिस्टर एक्सपायरो और आज आपके लिए लेकर आया हूं एक बेहद दिलचस्प और सच पर आधारित कहानी। ये एक ऐसी घटना है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। तो चलिए हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस अद्भुत यात्रा को। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी एक छोटी सी कोशिश हमें और बेहतर बनाने में मदद करेगी। अब आइए कहानी का आनंद लेते हैं। साल 1950 में जब देश आजादी के बाद नए सिरे से खुद को आकार दे रहा था, मेरठ के कैंट इलाके में एक आलीशान बंगला, जिसे आज जीपी ब्लॉक के नाम से जाना जाता है, अंग्रेजी हुकूमत के अधीन था। इस बंगले की बनावट बेहद खूबसूरत और शाही थी, लेकिन वक्त के साथ यह बंगला एक खंडहर में तब्दील हो गया और इसके आसपास अजीबोगरीब घटनाएं होने लगीं। कहा जाता है कि रात के अंधेरे में इस बंगले के अंदर एक रहस्यमयी महिला की छवि दिखाई देती है। कई लोग जिन्होंने बंगले के करीब जाने की कोशिश की, उन्होंने दावा किया कि उन्होंने उस महिला की आत्मा को देखा है। अब साल 2014 में बंगला पूरी तरह से खंडहर बन चुका है। सरकार ने यहां प्रवेश पर रोक लगा दी है, लेकिन लोगों की उत्सुकता अभी भी कम नहीं हुई है। कई लोगों ने इसे भूतिया घोषित कर दिया है। इस कहानी की शुरुआत होती है उसी बंगले से जहां कई अनकही कहानियां और रहस्य दफन है। रामू, जो पास के एक गांव का रहने वाला था, इन कहानियों पर यकीन नहीं करता था। उसकी नजर में ये सब मनगढ़ंत बातें थीं जो सिर्फ लोगों को डराने के लिए बनाई गई थीं। रामू एक मजदूर था और अक्सर अपने दोस्तों के साथ शहर में काम करने आता जाता रहता था। लेकिन एक दिन किस्मत ने उसे ऐसी स्थिति में डाल दिया कि उसे खुद जीपी ब्लॉक के अंदर जाना पड़ा। अगले दिन रामू जब काम से घर गया, खाना खाया और कुछ रात को अपने दोस्तों को बोल के निकल पड़ा। ये एक ठंडी और अंधेरी रात थी। रामू और उसके कुछ दोस्त शहर के पास ही एक छोटे से ढाबे पर बैठे हुए थे। सभी दोस्त जीपी ब्लॉक की कहानियों का मजाक उड़ा रहे थे। उनमें से एक ने रामू से कहा, अगर तू इतना ही बहादुर है तो जा और जीपी ब्लॉक के अंदर एक रात बिता के आ। अगर तुझे कुछ नहीं हुआ तो मान लेंगे कि वहां कुछ नहीं है। रामू कुछ देर तक सोचता रहा, फिर बोल, ठीक है। रामू, जिसे अपनी बहादुरी पर गर्व था, तुरंत तैयार हो गया। उसने सोचा, ये सब अंधविश्वास है, मैं जाकर देखूंगा कि वहां कुछ भी नहीं है। अगली रात रामू ने अपने दोस्तों की चुनौती स्वीकार कर ली। वो अकेला ही जीपी ब्लॉक के अंदर जाने का फैसला कर चुका था। जैसे ही वह ब्लॉक के पास पहुंचा, उसे वहां की खामोशी बेहद अजीब लगी। पुराने खंडहर की दीवारें धूल से ढकी हुई थीं और आसपास के पेड़ तेज हवाओं में सरसराने लगे थे। रामू ने अपना दिल मजबूत किया और अंदर चला गया। अंदर का माहौल और भी डरावना था। दीवारों पर पुराने धुंधले चित्र लटके हुए थे और फर्श पर टूटे हुए कांच और धूल जमा थी। हर कदम पर उसकी चप्पल की आवाज गूंजती थी, जिससे और भी डरावनी खामोशी छा जाती थी। लेकिन रामू ने ठान लिया था कि वह इस खंडहर को पूरी तरह से जांचेगा और साबित करेगा कि यहां कुछ नहीं है। जैसे ही रामू ब्लॉक के अंदर और गहराई में गया, उसे एक पुराने कमरे में एक मोमबत्ती जलती हुई दिखी। यह देखकर वह चौंक गया, क्योंकि यह खंडहर कई सालों से वीरान पड़ा था। वहां मोमबत्ती का जलना संभव नहीं था, लेकिन रामू ने इसे हवा या किसी गलती का असर समझा। वह आगे बढ़ा ही था कि अचानक कमरे के एक कोने से उसे किसी के हंसने की धीमी आवाज सुनाई दी। उसने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसे लगा कि शायद ये उसका वहम है, लेकिन तभी दीवार पर टंगी एक पुरानी तस्वीर अपने आप जमीन पर गिर गई। रामू के पैर वहीं जम गए। उसे ऐसा महसूस होने लगा कि कोई उसे देख रहा है। डरते डरते उसने कदम आगे बढ़ाया और कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंचा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। रामू के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। वह जोर जोर से दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाजा हिला भी नहीं। तभी उसे सामने वाले कमरे से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उसकी आंखों के सामने एक धुंधली छाया उभरने लगी, जो धीरे धीरे एक महिला की आकृति में बदल गई। वह सफेद साड़ी पहने हुए थी और उसके लंबे बाल चेहरे पर लटक रहे थे। रामू की आंखें डर से फैल गईं। उसकी सांसें रुकने लगीं और उसके पैर थरथराने लगे। महिला धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। रामू ने मदद के लिए चिल्लाना चाहा, लेकिन उसका गला सूख गया था। उसकी आवाज बाहर नहीं निकल पाई। महिला करीब आते ही अचानक गायब हो गई, लेकिन कमरे में अब भी एक अजीब सी ठंडक और भयानक खामोशी छाई हुई थी। रामू ने अपनी पूरी ताकत लगाई और दरवाजा खोलने की कोशिश की। अचानक दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। वह बिना पीछे देखे तेजी से बाहर की ओर भागा। जैसे ही वह ब्लॉक से बाहर निकला, उसे महसूस हुआ कि वह अब भी कांप रहा था। उसके दोस्तों ने जब उसे देखा तो वे भी डर गए, क्योंकि रामू की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। उसकी आंखें लाल थीं
और चेहरा पीला पड़ चुका था। रामू ने अपने दोस्तों को पूरी घटना बताई, लेकिन उन्हें विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने इसे रामू के डर का परिणाम समझा, लेकिन रामू जानता था कि उसने जो देखा वह कोई सपना नहीं था। अब मेरठ के जीपी ब्लॉक में हुई भयानक घटना के बाद रामू की जिंदगी कभी वैसी नहीं रही। खंडहर में एक रात बिताने की चुनौती स्वीकार करने के बाद रामू ने कुछ ऐसा देखा जो उसकी कल्पना से परे था। एक सफेद साड़ी में लिपटी रहस्यमयी महिला, जिसे लोगों ने चुड़ैल के नाम से जाना। वह किसी तरह वहां से भाग आया, लेकिन वह सोच रहा था कि उसकी यह डरावनी कहानी जीपी ब्लॉक के साथ ही खत्म हो गई। पर सच इससे बिल्कुल उलट था। घटना के कुछ दिन बाद रामू धीरे धीरे अपनी सामान्य जिंदगी में लौटने की कोशिश करने लगा। वह अपने गांव लौट आया, जहां उसके माता पिता और बहन रहते थे। शुरू के कुछ दिन तो सामान्य लगे, हालांकि रामू के अंदर एक अजीब सी बेचैनी हमेशा बनी रहती थी। कभी कभी उसे लगता कि कोई उसे देख रहा है, लेकिन वह इसे अपने मन का वहम समझता। उसने जीपी ब्लॉक में घटी उस घटना को अपने मन से निकालने की कोशिश की, लेकिन चुड़ैल की छवि उसकी आंखों से कभी हट नहीं पाई। फिर एक दिन अजीब घटनाओं की शुरुआत हुई। रात के समय रामू के घर के दरवाजे पर किसी के दस्तक देने की आवाज आने लगी। जब भी वह दरवाजा खोलता, बाहर कोई नहीं होता। यह सिलसिला कई रातों तक चलता रहा। कभी खिड़कियों पर सरसराहट, कभी दरवाजों का अपने आप खुलना बंद होना। रामू अब डरने लगा था। उसे यकीन हो गया था कि जीपी ब्लॉक की चुड़ैल ने उसका पीछा किया है और वह अब उसके पीछे आ गई है। एक रात रामू को लगा कि वह वही भयानक हंसी फिर से सुन रहा है जो उसने जीपी ब्लॉक में सुनी थी। जैसे ही वह बिस्तर से उठा, उसने देखा कि खिड़की के बाहर एक सफेद साड़ी में वही महिला खड़ी थी। उसकी आंखें रामू को घूर रही थीं और उसके होठों पर एक भयानक मुस्कान थी। रामू का शरीर डर से कांपने लगा। उसने खिड़की बंद करने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और वह बेहोश हो गया। रामू की हालत दिनों दिन बिगड़ती जा रही थी। उसके घर वाले भी अब परेशान हो गए थे। रामू को लगता था कि चुड़ैल उसकी जान लेने आई है। रामू के माता पिता ने गांव के एक तांत्रिक से सलाह ली। तांत्रिक ने बताया कि जीपी ब्लॉक की चुड़ैल एक अशांत आत्मा है, जिसे उसके जीवन में किसी ने धोखा दिया था। अब वह उन लोगों को नहीं छोड़ती जो उसकी शांति में खलल डालते हैं। तांत्रिक ने रामू को बचाने के लिए कुछ उपाय बताए। उसने रामू के घर के चारों ओर मंत्रों से भरी राख की एक रेखा खींची और एक ताबीज दिया, जिसे रामू को हमेशा पहनने के लिए कहा। कुछ दिनों तक सब ठीक रहा। रामू को लगा कि तांत्रिक के उपायों ने असर किया है, लेकिन असलियत उससे कहीं ज्यादा खौफनाक थी। एक रात रामू गहरी नींद में था जब अचानक घर की सारी लाइटें बंद हो गईं। उसे लगा कि कोई भारी चीज उसके सीने पर बैठी है। जब उसने आंखें खोलीं, तो वही चुड़ैल उसके ऊपर झुकी हुई थी। उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी और उसकी आंखें खून से लाल हो रही थीं। रामू चीखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। उसे महसूस हुआ कि चुड़ैल उसकी आत्मा खींचने की कोशिश कर रही है। तभी तांत्रिक द्वारा दी गई ताबीज जलने लगी। चुड़ैल की शक्ति कमजोर होने लगी, लेकिन वह इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। उसने रामू से कहा, तुमने मेरी शांति भंग की है, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और फिर वह अचानक गायब हो गई, लेकिन रामू को पता था कि यह उसका अंत नहीं था। रामू की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। वह अब अक्सर बीमार रहने लगा। गांव के लोग कहते थे कि चुड़ैल ने उसकी आत्मा पर कब्जा कर लिया है। उसे इलाज के लिए कई साधुओं और तांत्रिकों के पास ले जाया गया, लेकिन किसी की शक्ति चुड़ैल से लड़ने में कामयाब नहीं हो पाई। एक दिन रामू को बहुत तेज बुखार हो गया और उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। उसके माता पिता उसे लेकर शहर के अस्पताल भागे, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही रामू ने दम तोड़ दिया। गांव वालों का कहना था कि रामू की मौत सिर्फ एक बीमारी नहीं थी, वह जीपी ब्लॉक की चुड़ैल का शिकार हो गया था। रामू की मौत के बाद उसके गांव में अजीब किस्से फैलने लगे। लोग कहते थे कि उसकी आत्मा अब भी चुड़ैल के साथ है और जो भी जीपी ब्लॉक के पास जाएगा वह उसी तरह के अंजाम का शिकार हो सकता है। गांव के बुजुर्गों ने जीपी ब्लॉक की ओर जाने पर सख्त मनाही कर दी। जीपी ब्लॉक का रहस्य अब भी अनसुलझा है। कई लोग आज भी कहते हैं कि उन्होंने वहां रात के समय किसी महिला की परछाई देखी है। कुछ समय बाद रामू की एक बहन होती है, दिल्ली में पत्रकार है, लेकिन वो सगी बहन नहीं बल्कि मामा की लड़की थी। जब ये खबर उनको मिली, तब इस बंगले की सच्चाई जानने के लिए मेरठ पहुंचती हैं। अनामिका एक खोजी पत्रकार हैं जिनका काम सच्चाई को उजागर करना है। उन्हें जीपी ब्लॉक के बारे में काफी कुछ सुनने को मिला था, लेकिन उन्होंने कभी इन अफवाहों पर विश्वास नहीं किया था। आज जब उनके रिश्तेदारों में उनका भाई शिकार हुआ,
तो पूरे घर में हलचल थी। अनामिका काफी परेशान थी। एक दिन उन्हें एक अनजान फोन कॉल आती है जिसमें कहा जाता है कि जीपी ब्लॉक के अंदर कुछ ऐसा है जो सच्चाई से परे है। अनामिका इस चुनौती को स्वीकार करती हैं और अपने एक दोस्त विवेक के साथ इस बंगले की सच्चाई का पता लगाने का फैसला करती है। मित्रों, अगर आपको अनामिका और विवेक के बारे में पता नहीं है तो मैं आपको थोड़ा बता देता हूं। दिल्ली में रहने वाले विवेक और अनामिका दोनों ही खोजी पत्रकार थे और अजीबोगरीब कहानियों के पीछे की सच्चाई जानने का जुनून रखते थे। जब उन्हें मेरठ के जीपी ब्लॉक के बारे में पता चला तो उनकी जिज्ञासा और बढ़ गई। अनामिका ने कई कहानियां सुनी थीं कि यह जगह भूतिया है और वहां किसी महिला की आत्मा भटकती है। विवेक ने इसे महज अफवाह समझा, लेकिन अनामिका को यकीन था कि वहां कुछ न कुछ ऐसा है जो सच्चाई से छिपा हुआ है। वे अपनी गाड़ी में दिल्ली से मेरठ के लिए निकल पड़े। हालांकि यह यात्रा जितनी सामान्य लग रही थी उतनी ही रहस्यमयी होती गई। यात्रा की शुरुआत तो ठीक ठाक हुई, लेकिन जैसे जैसे वे मेरठ के पास पहुंचे रास्ते में कुछ अजीब घटनाएं होने लगीं। पहले उनकी गाड़ी के नेविगेशन ने गलत दिशा दिखाना शुरू कर दिया। एक समय पर गूगल मैप्स ने उन्हें एक सुनसान और धूल भरी सड़क पर मोड़ दिया जहां आसपास कोई बस्ती या गाड़ी नजर नहीं आ रही थी। अनामिका ने तुरंत नोटिस किया कि उस इलाके की खामोशी अजीब थी। विवेक ने इसे नेविगेशन की गड़बड़ी मानकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन अनामिका को लगा कि कुछ गड़बड़ है। तभी गाड़ी का रेडियो अपने आप ऑन हो गया और उसमें से एक पुराना धीमा गाना बजने लगा। यह गाना उस जमाने का था जब जीपी ब्लॉक का निर्माण हुआ था। यह देख दोनों को थोड़ी बेचैनी हुई, लेकिन उन्होंने इसे संयोग मानकर फिर से सफर जारी रखा। कुछ किलोमीटर आगे बढ़ने पर रात का अंधेरा गहरा गया। अचानक अनामिका को गाड़ी की खिड़की के बाहर एक महिला की परछाई दिखाई दी जो सड़क के किनारे खड़ी थी। सफेद साड़ी पहने वह महिला दूर से देख रही थी, लेकिन जैसे ही अनामिका ने विवेक को इसके बारे में बताना चाहा, वह गायब हो गई। अनामिका ने इसे अपना भ्रम समझा और विवेक से कुछ नहीं कहा, लेकिन थोड़ी ही देर बाद गाड़ी के सामने अचानक वही महिला खड़ी हो गई। विवेक ने अचानक ब्रेक लगाए, लेकिन जब वे बाहर देखने के लिए निकले तो वहां कोई नहीं था। दोनों घबराए हुए थे, लेकिन अब पीछे लौटना उनके लिए संभव नहीं था। विवेक ने ठान लिया था कि वे जीपी ब्लॉक पहुंचकर ही रहेंगे। जैसे ही वे जीपी ब्लॉक के और करीब पहुंचे, गाड़ी की लाइट्स अचानक बंद हो गईं और इंजन भी रुक गया। आसपास कोई मदद नहीं थी और दोनों के फोन भी काम नहीं कर रहे थे। विवेक ने गाड़ी को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन कोई कारण समझ नहीं आया कि आखिर गाड़ी क्यों बंद हो गई। इस दौरान अनामिका को फिर से वही महिला की छाया दिखाई दी जो अब गाड़ी के पास ही खड़ी थी। इस बार वह साफ देख सकती थी कि महिला की आंखें सुर्ख लाल थीं और वह बिना कुछ कहे उन्हें घूर रही थी। अनामिका ने विवेक को इशारा किया, लेकिन जैसे ही उसने महिला की ओर देखा, वह फिर गायब हो गई। काफी मशक्कत के बाद गाड़ी फिर से स्टार्ट हुई और वे जीपी ब्लॉक की ओर बढ़े। अब दोनों को इस बात का यकीन हो गया था कि कुछ अजीब जरूर हो रहा है। रास्ते में दोनों ने तय किया कि उन्हें बहुत सावधानी से आगे बढ़ना होगा। जैसे ही वे जीपी ब्लॉक के पास पहुंचे, माहौल और भी भारी हो गया। हवा अचानक ठंडी हो गई और ब्लॉक के चारों ओर एक रहस्यमयी खामोशी छाई हुई थी। अनामिका और विवेक को समझ में आ गया था कि इस जगह के बारे में सुनी गई कहानियां महज अफवाहें नहीं थीं। वे एक ऐसे रहस्य से रूबरू होने वाले थे जिसका असर उनकी जिंदगी पर हमेशा रहेगा। इस यात्रा के दौरान हुई अजीब घटनाओं ने दोनों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि जीपी ब्लॉक सिर्फ एक खंडहर नहीं है, बल्कि वहां कुछ अलौकिक शक्तियां मौजूद हैं। अब सवाल यह था कि वे इस भयानक सफर को आगे कैसे जारी रखेंगे और जीपी ब्लॉक के रहस्यों से पर्दा कैसे उठाएंगे। अगले दिन सुबह होते ही गांव के लोग दोनों को समझा रहे थे कि ऐसे वहां मत जाना। सदियों बीते वहां पर है, हर एक साल में कई घटनाएं हो जाती हैं, तो इस समय आपका जाना ठीक नहीं है। आपको तंत्र मंत्र और तांत्रिक चीजों का अनुभव भी नहीं है। विवेक को लगा सब ऐसे बोल रहे हैं तो अनामिका, हम लोग ना रात के वक्त निकल चलते हैं जब सब सो रहे होंगे। उस वक्त हमें जान भी नहीं पाएगा। कोई रात के सन्नाटे में अनामिका और विवेक की धड़कनें तेज हो जाती हैं जैसे जैसे वे जीपी ब्लॉक के उस खंडहरनुमा बंगले के करीब पहुंचते हैं। चारों ओर फैली रहस्यमयी खामोशी उन्हें अनजाने डर से भर देती है। बंगले की दीवारें मानो समय की मार से टूटती फूटती प्रतीत होती हैं, लेकिन उनसे निकलने वाली अजीब ठंडक एक अजीब एहसास कराती है, जैसे वे किसी अदृश्य शक्ति के प्रभाव में हों। बंगले के अंदर घुसते ही उनकी सांसें थम जाती हैं। हवा में एक अजीब सी भारीपन और तनाव महसूस होता है, जैसे कि उन्हें कोई देख रहा हो।
विवेक ने इशारे से अनामिका को चुप रहने के लिए कहा और दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में डर और जिज्ञासा का मिश्रण था। जैसे ही वे एक कमरे की ओर बढ़ते हैं, उन्हें अपने पीछे किसी के चलने की आहट सुनाई देती है। पलट कर देखने पर कोई नहीं दिखता, लेकिन दिल की धड़कनें और तेज हो जाती हैं। छत से लटकी टूटी फूटी झूमर और दीवारों पर लगे धूल भरे शीशे उनके डर को और बढ़ा देते हैं। फिर अचानक एक ठंडी हवा का झोंका उन पर गुजरता है और उसी क्षण अनामिका को लगा कि उसने अपनी बाईं ओर से एक हल्की सफेद परछाई देखी। उनका दिल जैसे धड़कना बंद कर गया हो। बंगले के अंदर का माहौल बेहद भारी और डरावना था। जैसे ही अनामिका और विवेक ने एक कमरे में कदम रखा, उनकी नजर एक पुरानी बेजान पेंटिंग पर पड़ी जो दीवार पर लटकी थी। ये पेंटिंग कभी शान और खूबसूरती की मिसाल रही होगी, लेकिन अब उस पर धूल की मोटी परत जम चुकी थी और रंग इतने फीके पड़ गए थे कि चेहरे की पहचान मुश्किल हो गई थी। कमरे की हर चीज जैसे बीते समय की गवाही दे रही थी, एक अजीब सी वीरानी और सूनेपन से भरी हुई। अचानक कमरे के अंदर हवा का एक ठंडा झोंका आया। वह झोंका इतना तेज था कि दरवाजा अपने आप बंद हो गया और उनकी एकमात्र वापसी का रास्ता बंद हो गया। अनामिका और विवेक ने तुरंत दरवाजे की ओर देखा, लेकिन जब उन्होंने उसे खोलने की कोशिश की तो वह नहीं खुला। वे कमरे में कैद हो गए थे। अनामिका ने घबराकर विवेक का हाथ कसकर पकड़ लिया। दोनों के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। उसी पल कमरे की एक कोने से एक हल्की सी फुसफुसाहट की आवाज आई। विवेक ने अपनी टॉर्च उस दिशा में घुमाई, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। मगर अनामिका की नजर अचानक उस पेंटिंग पर गई और उसे महसूस हुआ कि उसमें कुछ बदलाव हो रहा है। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने देखा कि पेंटिंग से एक धुंधली परछाई निकलकर कमरे में तैरने लगी। वह परछाई धीरे धीरे आकार लेने लगी। अनामिका का दिल जोर से धड़कने लगा। उसके रोंगटे खड़े हो गए। परछाई धीरे धीरे एक महिला की आकृति में बदलने लगी। सफेद साड़ी में लिपटी वह महिला मानो अंधेरे से निकलकर उनके सामने खड़ी हो गई हो। उसकी आंखें खाली, बेजान और ठंडेपन से भरी हुई थीं। अनामिका और विवेक दोनों वहीं जड़ होकर खड़े रह गए। ये वही रहस्यमयी महिला थी जिसके बारे में उन्होंने सुना था, बंगले की शापित आत्मा, जिसकी कहानियां अब हकीकत बनकर उनके सामने खड़ी थीं। वह महिला धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। उसकी हरकतें इतनी धीमी और डरावनी थीं कि हर पल किसी अंतहीन सन्नाटे की तरह लगने लगा। कमरे का तापमान और गिरने लगा और हवा में एक अजीब सी सिहरन फैल गई। विवेक ने अनामिका को पीछे हटने का इशारा किया, लेकिन अनामिका की निगाहें उस महिला पर जमी रहीं जो अब उनके बहुत करीब आ चुकी थी। महिला की ठंडी, बेजान आंखों से अनामिका और विवेक की तरफ देखते हुए अचानक एक धीमी और गूंजती आवाज कमरे में गूंजने लगी। आप लोग इस गांव के नहीं हो, इसलिए मैं आपको छोड़ रही हूं। नहीं, आप लोगों से मेरी कोई दुश्मनी है। उसकी आवाज इतनी गहरी और ठंडी थी कि दोनों के शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। कमरे का माहौल अचानक एक अजीब सन्नाटे में डूब गया, मानो समय रुक गया हो। महिला की उपस्थिति अब भी भारी और डरावनी थी, लेकिन उसकी बातों में कोई कड़वाहट या गुस्सा नहीं था, बल्कि एक अजीब सी उदासीनता थी। विवेक और अनामिका के भीतर डर कम नहीं हुआ, लेकिन उन्हें यह महसूस हुआ कि शायद वह आत्मा सचमुच उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। महिला ने एक आखिरी बार दोनों की तरफ देखा। उसकी आंखों में जैसे सदियों का दर्द छुपा था। फिर वह धीरे धीरे धुंधली होने लगी और पेंटिंग की ओर वापस लौटने लगी, जैसे वह उसी में समा रही हो। कमरे में एक अजीब सा ठहराव आ गया। दोनों वहीं खड़े रह गए। उनकी सांसें अब भी तेज चल रही थीं, लेकिन उस महिला के गायब होने के बाद मानो कमरे से वो भारीपन भी दूर हो गया था। अनामिका ने विवेक की ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, क्या यह सच में हो रहा था? विवेक ने गहरी सांस लेते हुए कहा, पता नहीं, लेकिन हमें यहां से निकलना चाहिए। अचानक दरवाजा फिर से खुल गया, जैसे उस महिला की उपस्थिति ही उसे बंद किए हुए थी। अगली रात अनामिका और विवेक दोनों अपने रिश्तेदारों के घर में सो रहे थे। दिन भर की घटनाओं के बाद दोनों के दिल में अभी भी डर और बेचैनी थी, लेकिन नींद ने उन्हें अपनी आगोश में ले लिया। आधी रात के करीब अनामिका को एक अजीब सपना आया, जो इतना वास्तविक था कि उसे लगा वह सच में उस जगह पर मौजूद है। सपने में वह उसी खंडहरनुमा बंगले के कमरे में खड़ी थी जहां वे पिछले रात गए थे। सब कुछ फिर से जीवंत हो गया था। वही ठंडा माहौल, वही पुरानी पेंटिंग और वही सिहरन भरी खामोशी। अचानक उसे फिर से वही महिला दिखाई दी, जो पहले भी सफेद साड़ी में लिपटी हुई थी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में कुछ अलग था, गहरा दर्द और असहनीय पीड़ा।
महिला ने धीरे धीरे अनामिका की तरफ देखा और उसके होठों से कुछ धीमे दुख भरे शब्द निकले। मेरे साथ अन्याय हुआ है। मैं अपने आप नहीं मरी, मेरा कत्ल किया गया था। अनामिका का दिल धड़क उठा। सपने में वह पूरी तरह से स्तब्ध थी, लेकिन महिला की आवाज उसके कानों में साफ सुनाई दे रही थी, मानो वह कोई पुराना राज खोल रही हो। उसकी आंखों में भयानक दर्द और गुस्सा झलक रहा था। महिला ने अपनी ठंडी कांपती आवाज में आगे कहा, मुझे मेरे हक से वंचित किया गया और अब मैं चैन से नहीं रह सकती। मेरा खून बेवजह बहाया गया और मेरे कातिल आज भी आजाद घूम रहे हैं, लेकिन मैं एक एक से बदला लूंगी, कोई भी नहीं बचेगा। अनामिका के शरीर में डर की एक लहर दौड़ गई। उसे महसूस हुआ कि यह सपना नहीं, बल्कि उस आत्मा की कोई सच्चाई बयान कर रही थी। महिला की बातें जैसे उसकी आत्मा के अंदर तक उतर गईं। सपना इतना स्पष्ट और भयावह था कि अनामिका को महसूस हुआ कि वह उसकी मदद मांग रही थी या शायद उसे चेतावनी दे रही थी। अचानक महिला की आवाज तेज और गंभीर हो गई। मैं तब तक चैन नहीं लूंगी जब तक मेरा बदला पूरा नहीं हो जाता। इस आवाज के साथ ही अनामिका की नींद अचानक खुल गई। वह हड़बड़ाकर उठी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और माथे पर पसीने की बूंदें छलक रही थीं। उसने कमरे में इधर उधर देखा, सब कुछ शांत था, लेकिन उस सपने की भयानक गूंज अब भी उसके मन में चिपकी हुई थी। जैसे तैसे अनामिका का फिर से सोने का प्रयास करने लगी और फिर से नींद में चली गई। अगले कुछ दिनों में अनामिका और विवेक ने उस रहस्यमयी बंगले के इतिहास के बारे में और गहराई से जानने का फैसला किया। उनके मन में वह सपना अब भी ताजा था और महिला की दुख भरी आवाज बार बार गूंज रही थी। वे यह समझने की कोशिश कर रहे थे कि उस आत्मा का क्या संबंध इस बंगले से है और क्यों वह उन्हें अपना दर्द सुनाना चाहती थी। शहर की पुरानी फाइलों, स्थानीय लोगों से बातचीत और कुछ ऐतिहासिक दस्तावेजों को खंगालने के बाद उन्हें एक बड़ा रहस्य पता चला। उन्हें मालूम पड़ा कि वह बंगला कभी कर्नल रॉबर्ट्स का था, जो अंग्रेजी शासनकाल के दौरान एक प्रतिष्ठित और शक्तिशाली अधिकारी थे। कर्नल रॉबर्ट्स का इस इलाके में बहुत नाम था और उनका बंगला अंग्रेजी हुकूमत के समय की शान का प्रतीक माना जाता था। लेकिन इस परिवार के साथ एक बड़ी त्रासदी जुड़ी हुई थी। कर्नल रॉबर्ट्स की एक बेटी थी जिसका नाम एवेलिन था। एवेलिन बेहद खूबसूरत और जिंदा दिल लड़की थी, जो अक्सर बंगले के अंदर और उसके बगीचों में घूमती नजर आती थी। लेकिन अचानक एक दिन एवेलिन रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। उस समय के लोग कहते थे कि एवेलिन ने आत्महत्या कर ली थी। कुछ का मानना था कि वह गहरे अवसाद में थी और इसी कारण उसने अपनी जान ले ली। हालांकि उस समय किसी को भी उसकी मौत के पीछे का सटीक कारण या सबूत नहीं मिल पाया था। उसकी लाश भी कभी नहीं मिली और इस घटना के बाद उस बंगले के चारों ओर रहस्य और डर का साया गहरा हो गया था। अनामिका और विवेक को यह समझ में आने लगा कि शायद जिस महिला की आत्मा उन्होंने देखी थी वह एवेलिन ही थी। सपना और वह महिला की बात कि उसका कत्ल हुआ था अब उन्हें उस पुराने रहस्य से जुड़ा हुआ लगने लगा। क्या एवेलिन की मौत सचमुच एक हत्या थी? क्या कर्नल रॉबर्ट्स और उनके परिवार के साथ कोई गहरा षड्यंत्र हुआ था? जैसे जैसे वे इस मामले की गहराई में जाते गए, उन्हें और भी कई संदिग्ध बातें पता चलीं। उस समय के कुछ लोग बताते थे कि एवेलिन का किसी स्थानीय व्यक्ति के साथ संबंध था, जिसे कर्नल रॉबर्ट्स मंजूर नहीं करते थे। ये अफवाहें और भी गहराती चली गईं कि शायद एवेलिन को इसलिए मार दिया गया क्योंकि उसने अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर कुछ किया था। अब अनामिका और विवेक के सामने एक नया सवाल था, क्या वे इस रहस्य को सुलझा पाएंगे और एवेलिन को न्याय दिला पाएंगे? अनामिका और विवेक अब पूरी तरह से इस रहस्य की गहराई में उतरने का फैसला कर चुके थे। एवेलिन की मौत और उस आत्मा का दुख भरा सपना उनके दिलो दिमाग पर छा गया था। वे लगातार शहर के पुराने दस्तावेजों और स्थानीय निवासियों से संपर्क करने लगे ताकि इस कहानी के और हिस्सों को जोड़ सकें। मेरठ के कुछ बुजुर्ग स्थानीय निवासियों से बात करने पर उन्हें कई दिलचस्प और डरावनी जानकारियां मिली। उन्होंने बताया कि कर्नल रॉबर्ट्स के बंगले में हमेशा से ही कुछ अजीब घटनाएं होती रही थीं। हालांकि उस समय के लोग अंग्रेजों के खिलाफ बोलने से डरते थे, इसलिए ज्यादातर बातें दबी रह गईं। लेकिन लोग अक्सर फुसफुसाते थे कि एवेलिन की मौत के बाद से उस बंगले में कुछ गलत हो रहा था। कई निवासियों ने बताया कि उन्होंने बंगले के पास रात के समय अजीबोगरीब घटनाएं देखी थीं। कुछ लोगों ने सफेद साड़ी पहने एक महिला की धुंधली छवि को बंगले की खिड़कियों के पास घूमते देखा था। वे मानते थे कि वह आत्मा किसी से बात करने या कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी आवाज या तो सुनाई नहीं देती थी या लोग उसे समझ नहीं पाते थे। उस बंगले के आसपास हमेशा एक भारीपन महसूस होता था और लोग वहां से दूर ही रहना पसंद करते थे। यह भी सामने आया कि एवेलिन की मौत को लेकर कई तरह की कहानियां थीं।
जिनमें सबसे प्रमुख यह थी कि उसकी आत्मा अभी भी बंगले में फंसी हुई है क्योंकि उसे सही न्याय नहीं मिला। कुछ लोगों का मानना था कि उसकी मौत एक हत्या थी जो किसी बड़े राज को छिपाने के लिए की गई थी और कर्नल रॉबर्ट्स ने इसे दबाने की कोशिश की थी। एवेलिन की आत्मा उसी अन्याय के खिलाफ न्याय मांग रही थी और शायद इसीलिए उसकी आत्मा अब तक मुक्त नहीं हो पाई थी। अनामिका और विवेक ने अब यह समझ लिया था कि यह मामला सिर्फ एक भूतिया बंगले का नहीं था, बल्कि इसमें एक निर्दोष लड़की के साथ हुए अन्याय और उसके रहस्य की परतें जुड़ी हुई थीं। उन्होंने इस केस को सुलझाने की ठान ली थी ताकि एवेलिन की आत्मा को आखिरकार मुक्ति मिल सके। अनामिका और विवेक ने जब उस पुराने दस्तावेज को पढ़ा तो उन्हें एहसास हुआ कि एवेलिन की मौत का सच कहीं अधिक भयावह और क्रूर था जितना वे पहले समझ पाए थे। दस्तावेज में लिखा था कि मेरठ के जीपी ब्लॉक में एक ग्रामीण जो कई सालों से हर्बर्ट की सेवा में था, धीरे धीरे हर्बर्ट की बेटी एवेलिन से प्रेम करने लगा था। एवेलिन भी उस ग्रामीण के प्रति आकर्षित हो गई थी और उनके बीच एक गहरा प्रेम संबंध पनप रहा था। हर्बर्ट को जब इस संबंध के बारे में पता चला तो उसे अपनी बेटी और उसके प्रेमी का रिश्ता बर्दाश्त नहीं हुआ। यह उसके प्रतिष्ठा के खिलाफ था और उसने इस रिश्ते को समाप्त करने का निश्चय किया। उसने अपने कर्मचारियों से मिलकर एक भयावह योजना बनाई। उसने अपनी ही बेटी एवेलिन को मौत के घाट उतारने का आदेश दिया। दस्तावेज में बताया गया था कि एवेलिन की हत्या न केवल योजनाबद्ध तरीके से की गई, बल्कि उसकी लाश को भी बेरहमी से काटकर टुकड़ों में बांट दिया गया था। उन टुकड़ों को एक संदूक में बंद करके उसी खंडहर के एक गहरे कोने में दफना दिया गया जहां आज जीपी ब्लॉक की इमारत खड़ी है। हर्बर्ट ने न केवल अपनी बेटी की हत्या करवाई, बल्कि कुछ समय बाद उसने उसी ग्रामीण प्रेमी को भी अपने कर्मचारियों के जरिए मरवा दिया। हर्बर्ट ने पैसे देकर इन सब गवाहों को चुप करा दिया और इस भयानक अपराध को एक रहस्य बना दिया जिसे उसने दुनिया से छिपा रखा था। यह भयानक सच्चाई जानकर अनामिका और विवेक के रोंगटे खड़े हो गए। उन्हें अब समझ आ चुका था कि एवेलिन की आत्मा क्यों उस खंडहर में भटक रही थी। उसकी आत्मा उस अन्याय और क्रूरता की गवाह थी जो उसके साथ हुआ था और उसकी अधूरी कहानी अब तक उस बंगले की दीवारों में कैद थी। अनामिका और विवेक के सामने जैसे जैसे इस दस्तावेज की परतें खुलती गईं, उन्हें एवेलिन की मौत और उसके बाद की घटनाओं का और गहरा और भयावह सच पता चलता गया। दस्तावेज में यह भी लिखा था कि जब एवेलिन को बेरहमी से कर्मचारियों ने मार डाला था तब वह अपनी जान बचाने के लिए उनसे गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन उन निर्दयी कर्मचारियों ने उसकी चीखों को नजरअंदाज कर दिया और उसे निर्दयता से टुकड़ों में काट दिया। इन कर्मचारियों में से एक था रामू का पिता, जो उस समय हर्बर्ट के आदेशों का पालन कर रहा था। एवेलिन की आत्मा भटकने के कारण रामू के पिता को बेचैन कर दिया था। वह जानता था कि उसने कितनी भयानक गलती की है और उसकी आत्मा इस पाप का बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं थी। समय के साथ एवेलिन की आत्मा ने उसे परेशान करना शुरू कर दिया और वह हर जगह उसकी उपस्थिति महसूस करने लगा। इस डर से बचने के लिए उसने किसी तांत्रिक की मदद ली और कुछ विद्या और मंत्र सीख लिए ताकि एवेलिन की आत्मा उसे नुकसान न पहुंचा सके। इन तांत्रिक विधियों के कारण ही वह अब तक सुरक्षित बचा हुआ था, लेकिन उसकी आत्मा पर वह अपराध का बोझ हमेशा बना रहा। रामू, जो इन सब चीजों से अनजान था, अपने पिता के अतीत के बारे में कुछ नहीं जानता था। वह भूत प्रेत और आत्माओं में विश्वास नहीं करता था और अपने दोस्तों के कहने पर उस खतरनाक बंगले में जाने का साहस कर बैठा। उसे नहीं पता था कि उसका संबंध उस भयानक इतिहास से है और उसी अंधकारमय अतीत की वजह से एवेलिन की आत्मा उसे अपना शिकार बनाएगी। चूंकि रामू उस कर्मचारी का बेटा था जिसने एवेलिन को मारने में हिस्सा लिया था, उसकी आत्मा का गुस्सा रामू पर उतर आया। एवेलिन की आत्मा को जब यह एहसास हुआ कि रामू उस व्यक्ति का बेटा है जिसने उसकी निर्दयता से हत्या की थी, तो उसने रामू को अपने क्रोध और प्रतिशोध का शिकार बना लिया। रामू के उस बंगले में कदम रखते ही एवेलिन की आत्मा ने उसे घेर लिया और वह उसी रहस्य का एक हिस्सा बन गया जो जीपी ब्लॉक के खंडहरों में अब तक छिपा हुआ था। दस्तावेज की सच्चाई सामने आने के बाद अनामिका और विवेक के मन में अब कोई शक नहीं रहा कि एवेलिन की हत्या की गई थी और उसके हत्यारे अब भी जिंदा हैं। इस चौंकाने वाली सच्चाई ने उन्हें मजबूर कर दिया कि वे एक बार फिर उस बंगले में लौटें जहां से यह सब शुरू हुआ था। इस बार वे सिर्फ जिज्ञासा या डर के साथ नहीं, बल्कि न्याय की भावना के साथ उस खंडहर में कदम रखने का साहस कर रहे थे। बंगले के पास पहुंचते ही उन्हें महसूस हुआ कि वहां का माहौल पहले से कहीं ज्यादा भारी और डरावना था। हवाओं में एक अजीब सर्दी और घना अंधकार छाया हुआ था, जैसे कि कोई अदृश्य शक्ति उनके आने की प्रतीक्षा कर रही हो।
वे जानते थे कि इस बार उनका सामना सीधे सीधे एवेलिन की आत्मा से होने वाला था। जैसे ही वे बंगले के अंदर गए, दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगे और आसपास की दीवारों से धीमी धीमी सिसकियों की आवाजें आने लगीं। अनामिका और विवेक को एहसास हो गया कि एवेलिन की आत्मा आसपास ही है। उन्होंने दस्तावेज को अपने साथ लाया था जिसमें उसकी हत्या का सबूत था। वे जानते थे कि इस दस्तावेज के माध्यम से ही वे एवेलिन से संपर्क कर सकते हैं और उसकी आत्मा को न्याय दिला सकते हैं। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और एक धुंधली परछाई उनके सामने आकार लेने लगी। यह एवेलिन की आत्मा थी, उदास और क्रोधित, अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेने को तैयार। उसकी आंखों में दर्द और प्रतिशोध की ज्वाला साफ दिखाई दे रही थी। अनामिका और विवेक उसकी ओर बढ़े और दस्तावेज उसकी आत्मा के सामने रखा। उन्होंने उससे कहा, एवेलिन, हम जानते हैं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। तुम्हारी हत्या की गई थी और अब तुम्हें इंसाफ मिलेगा। जो लोग तुम्हारे साथ अन्याय के दोषी हैं वे अब भी जिंदा हैं, लेकिन हम उन्हें न्याय के कटघरे में लाएंगे। एवेलिन की आत्मा कुछ क्षणों के लिए स्थिर रही। उसकी छवि ने धीरे धीरे एक स्पष्ट रूप लेना शुरू किया। उसके चेहरे पर पहले का दर्द और क्रोध अब थोड़े से शांति में बदलता दिखाई दिया। वह जान गई थी कि आखिरकार कोई उसकी सच्चाई जान गया है और उसे न्याय दिलाने के लिए तैयार है। लेकिन तभी बंगले के कोनों से एक भयानक चीख उठी। यह रामू के पिता की आत्मा थी, जो वर्षों तक एवेलिन की आत्मा के डर से भागता रहा था। वह नहीं चाहता था कि उसकी क्रूरता उजागर हो और वह एवेलिन को हमेशा के लिए चुप कर देना चाहता था। उसकी आत्मा अब भी वहां मौजूद थी, एवेलिन की आत्मा को दबाने की कोशिश कर रही थी। विवेक और अनामिका ने तुरंत समझा कि अगर वे अब पीछे हटे तो एवेलिन को फिर से हमेशा के लिए इस बंदीगृह में कैद रहना पड़ेगा। उन्होंने साहस जुटाया और उस दस्तावेज का सहारा लिया जिसमें सारे सबूत थे। दस्तावेज को सामने रखते हुए उन्होंने रामू के पिता की आत्मा से कहा, तुम्हारी सच्चाई अब सबके सामने है। अब तुम अपनी सजा से नहीं बच सकते। रामू के पिता की आत्मा ने एक आखिरी बार विरोध किया, लेकिन सच की ताकत और एवेलिन की पीड़ा ने उसे आखिरकार शांत कर दिया। उसकी आत्मा एक भयानक चीख के साथ गायब हो गई और उसके साथ ही जीपी ब्लॉक के भीतर छिपी सभी अंधकारमय शक्तियों का अंत हो गया। जब विवेक और अनामिका जीपी ब्लॉक के खंडहर से बाहर निकले, उन्हें लग रहा था कि उन्होंने एवेलिन की आत्मा को शांति दिला दी है, लेकिन जिस शांति की वे उम्मीद कर रहे थे वह उनके चारों ओर फैले अजीबोगरीब माहौल के कारण धीरे धीरे टूटने लगी। हवा एकदम थम गई थी और आसपास का माहौल बेहद भारी हो गया। अचानक उनके पीछे एक परछाई प्रकट हुई जो तेजी से उनकी ओर बढ़ी। वह कोई और नहीं बल्कि एक पिशाच की आत्मा थी जो उनके चारों ओर मंडराने लगी। उसकी भयानक उपस्थिति ने दोनों के मन में एक अजीब डर पैदा कर दिया। हवा ठहर चुकी थी और आसमान में एक गहरा सन्नाटा छा गया था। उस आत्मा की छवि धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी और उसने एक कर्कश आवाज में बड़बड़ाना शुरू किया। तुम नहीं जानते, उसने कहा, कि एवेलिन का प्रेमी मैं था, लेकिन मेरा उससे कोई सच्चा प्रेम नहीं था। मेरे मन में उसके लिए कोई लगाव नहीं था। मैं उसके करीब इसलिए गया था ताकि मैं बदला ले सकूं। विवेक और अनामिका ने उसे हैरानी से देखा और उनकी आंखों में सवाल साफ झलक रहा था। आत्मा ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, हर्बर्ट ने हमारे गांव पर अतिक्रमण किया था, हमारे लोगों को सताया था, गांव के गरीबों को गुलाम बना लिया था। मेरे परिवार और मेरे गांव के लोगों को सताने वाले वही लोग थे। इसलिए मैंने बदला लेने की योजना बनाई और उनके यहां नौकरी की। मैं बाहर से उनका सेवक था, लेकिन अंदर से एक बगावती था। मैंने उनके हर आदेश का पालन किया, पर मेरे दिल में हमेशा बदले की आग जलती रही। उस आत्मा ने विवेक और अनामिका की ओर देखा और कहा, जब हर्बर्ट ने अपनी ही बेटी एवेलिन को मारने का आदेश दिया तो मैंने अपने चेहरे पर नकाब पहन लिया। एवेलिन को कभी यह नहीं पता चला कि वह मैं ही था जिसने उसकी जान ली। उसके आखिरी पलों में वह नहीं जानती थी कि उसे मारने वाला कोई और नहीं बल्कि वही व्यक्ति था जिसे उसने अपना प्रेमी समझा था। अब विवेक और अनामिका समझ गए कि यह वही ग्रामीण था जिसने एवेलिन से न केवल झूठा प्रेम किया था बल्कि बदले की आग में उसे मौत के घाट भी उतारा था। वह ग्रामीण अब एक पिशाच की आत्मा में बदल चुका था। उसके कर्मों ने उसे यह अभिशाप दिया था। उसने एवेलिन को सिर्फ अपने स्वार्थ और प्रतिशोध के लिए इस्तेमाल किया था और अब उसे अपने पापों की सजा मिल रही थी। पिशाच ने अपनी कहानी के अंत में एक ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, एवेलिन की आत्मा को शांति तो मिल गई है, लेकिन मैं अब हमेशा के लिए इस पिशाच रूप में कैद हो गया हूं। मेरे कर्मों ने मुझे इस सजा तक पहुंचा दिया। मैं अब किसी इंसान के रूप में नहीं जी सकता।
लेकिन मुझे वह सुकून भी नहीं मिलेगा जो एवेलिन को मिला है। मेरी आत्मा कभी शांति नहीं पा सकेगी, क्योंकि मैंने न केवल एवेलिन को बल्कि खुद को भी नष्ट कर दिया। विवेक और अनामिका इस भयानक सच्चाई को सुनकर सन्न रह गए। उन्हें समझ में आ गया कि इस रहस्यमय और दर्दनाक कहानी का अंत कितना भयानक था। उस पिशाच की आत्मा धीरे धीरे धुंधली हो गई और गायब हो गई, लेकिन उसकी कहानी उनके मन पर गहरा असर छोड़ दिया था। एवलिन को तो मुक्ति मिल चुकी थी, लेकिन क्या वह पिशाच भी मुक्ति पा गया था, या फिर वह कहीं छिप गया था? यह सवाल कुछ समय के लिए लोगों के दिमाग से ओझल हो गए। 7वें दिन अनामिका और विवेक दोनों घर लौटने के लिए रवाना हुए। रास्ते में गांव से लगभग 30 किलोमीटर दूर एक घना और भयावह जंगल था। उसी जंगल में उनकी गाड़ी अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई और वे गंभीर रूप से घायल हो गए। यह घटना अचानक कैसे हो गई? क्या यह सिर्फ एक दुर्घटना थी, या फिर वह पिशाच अब भी उनका पीछा कर रहा था? इन सारे रहस्यों का खुलासा होना अभी बाकी था, और इस झटके ने सबको हिलाकर रख दिया था। अगर आप भी इस कहानी के अगले अध्याय को जानने के लिए उत्सुक हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम जल्द ही इस रहस्यमयी कहानी का अगला पार्ट लेकर आएंगे। बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जब भी नई कहानी अपलोड हो, आपको सबसे पहले जानकारी मिले। क्या आप जानना चाहते हैं कि अनामिका और विवेक के साथ आगे क्या हुआ? क्या पिशाच का अंत हो गया, या वह अभी भी उनके पीछे है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपका एक लाइक हमें प्रेरित करता है और आपकी पसंद के अनुसार और भी रोमांचक कहानियां लाने के लिए हमें प्रोत्साहित करता है, जो सच्ची घटनाओं पर आधारित होती हैं। मैं मिस्टर एक्सपायरो आप सभी श्रोताओं से अब विदा लेता हूं, तो आप सभी अपना ख्याल रखें और अपने परिवार का ध्यान रखें। चलता हूं मित्रों, मिलेंगे एक और धारावाहिक के साथ। गुड बाय।